मेरा नाम आफ्ताब अहमद है। जैसे कि सामने लिखा है, तकरीबन अरसा 18 ईयर्स से मैं आफाक के साथ हूँ। इस फील्ड में मुझे 28 से 29 साल हो गए हैं एज एन एजुकेशनिस्ट। एमफिल है मेरा लिंग्विस्टिक्स में, मास्टर्स है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में और एक मास्टर्स है मेरा इंग्लिश लिटरेचर में। इस वक्त तक ऑल ओवर द कंट्री मैं 3500 के करीब सेशन करवा चुका हूँ, जिसके अंदर टीचर्स की तादाद 55,000 रही है। मेरे सेशन जो सिर्फ मैंने कंडक्ट करवाए हैं, आफाक की ओवरऑल बात नहीं कर रहा। और हम चूँकि प्रिंसिपल्स के भी सेशन करवाते हैं, उनमें प्रिंसिपल की तादाद 47,000 रही है और पेरेंट्स के सेशन में पेरेंट्स की तादाद 29,000 रही है। तो दिस वाज अबाउट मी, मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, मेरा जो एज अ ट्रेनर कैरियर है उसके बारे में। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हम क्यों यहाँ पे आए हैं और मकसद क्या है। सामने लोगो है, इस लोगो को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी होंगे या नहीं जानते तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। बेसिकली आफाक AFAQ 4 लफ्ज़ों का एब्रीवेशन है, यानी हर एक लेटर से एक लफ्ज़ बनता है। ए से एसोसिएशन, F से फॉर, A से एकेडमिक और फिर आखिरी Q से क्वालिटी। ऐसी एसोसिएशन जिसका मकसद एजुकेशन फील्ड के अंदर क्वालिटी लेके आना है। इस काम का आगाज़ आफाक ने 1998 से किया। आज 28-29 साल गुजरने के बाद हम 12 तरीक़ों से इस काम को क्वालिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 12 तरीक़ों में एक तरीका इस वक्त आपके सामने है, वो है ट्रेनिंग डिवीज़न। आफाक में इस वक्त 57 के करीब ट्रेनर्स हैं जो कि ऑल ओवर द कंट्री एक साल के अंदर 6,500 से 7,000 दिन की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जिसमें 90% ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। दूसरा डिपार्टमेंट है हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट, जिसके तहत किताबें डेवलप की जाती हैं जो आपके पास अभी होंगी, जो कि बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। तो क्वालिटी अचीव उसके थ्रू भी की जाती है। इसके लिए आफाक के हेड ऑफिस में 100 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की टीम है, जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ किताबें डेवलप करना है, उनको एडिट करना है और मज़ीद बेहतर करना है वक्त के साथ। तीसरा डिपार्टमेंट आफाक का MSTP है, मॉडल स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत स्कूल के 36 एरियाज़ को कैसे आइडियल शेप में लेके आना है, हमारे कंसल्टेंट उसमें स्कूल को कंसल्टेंसी फ्राहम करते हैं। इसके अलावा जो बाकी 9 डिपार्टमेंट हैं उनका ताल्लुक भी स्कूल की ग्रोथ और आइडियलिज्म के साथ है। जब जब स्कूल के प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है, हमारा जो नुमाइंदा है, अब उसमें एक डिपार्टमेंट के अभी रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने थे, मेरे साथ हैं फैज़ान साहब इस वक्त हमारा आफाक का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट चौथा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं इस एरिया के। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम स्कूल और आफाक के दरमियान ब्रिज बनाना है। जहाँ जहाँ स्कूल को ज़रूरत होती है आफाक की सर्विसेज की, कंसल्टेंसी की या प्रोडक्ट्स की, वहाँ वहाँ ये अवेलेबिलिटी फ्राहम करते हैं। इस तरह पूरे मुल्क में आफाक के जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग वो फैले हुए हैं, हर एक का अपना अपना एरिया है, अपने अपने स्कूल हैं। सो दिस वाज अबाउट आफाक, अबाउट मी। अब आपके बारे में थोड़ा जाने जल्दी से। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको 5 साल या इससे ज़ायद हो गए हैं इस फील्ड में आए हुए? हैंड रेज करके बताना है। मैं साथ वो ले लूँ अपना प्रेजेंटर। जी, हैंड रेज कौन कौन सा था? आपको कितनी देर हुई? 9 साल, 12 साल, 14 साल, माशाल्लाह। सर 11 साल, 6 से 7 साल, 6 और 7 हो गए 13। अच्छा, इन बिटवीन, ठीक है, ओके। 8 साल, 8 साल, ठीक। 9 साल, ठीक है, ठीक है जी। तकरीबन 7-8 लोग हैं जिनका मोर देन 10 ईयर्स है। अच्छा, कोई ऐसे भी लोग हैं जिनका 1 साल या इससे कम का एक्सपीरियंस है?
यानी मंथ्स के अंदर, या ज़्यादा ज़्यादा 1 साल? 5 मंथ्स। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ईमान पब्लिक स्कूल के साथ अटैचमेंट नहीं, ओवरऑल इस फील्ड में जिसको अभी 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है और कम से कम उससे मंथ्स हुए हैं, यानी 1 साल से ऊपर वाले नहीं मैं पूछ रहा। 15 साल, तो फिर तो आप पहली कैटेगरी में है ना। ठीक है जी। 6 मंथ, 5 मंथ, 1 साल, बोले 1 ईयर, 1 ईयर 8 मंथ्स जी। और कोई हैंड रेज्ड जी, बोले 1 मंथ। 5 से 6 लोग हैं जिनको लेस देन 1 ईयर हुआ है। ठीक है, अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास आम क्वालिफिकेशन के अलावा कोई प्रोफेशनल डिग्री है, सीटी, पीटीसी, बीएड, एमएड, कोई लैंग्वेज कोर्स, कोई एआई रिलेटेड कोर्स, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कोर्स? जी, बीएड, सीटी ज़ाहिर है, सीटी के बाद बीएड हो गया तो वो आपकी अल्टीमेट डिग्री होगी ना। जैसे हम बीए कहते हैं तो एफए नहीं कहते ना, वो कंटिन्यूटी है ना। अगर आप एमएड कहेंगे तो ऑब्वियसली फिर बीएड की अहमियत नहीं रहेगी। अगर आप सीटी करके करते हैं ना बीएड, तो फिर सीटी ज़ाहिर है उसके अंदर एक प्रोसेस आता है। डायरेक्ट आप बीएड करने के लिए आपको बीए करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने सीटी किया है तो आप बीए नहीं भी किया फिर भी आप बीएड कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने ना भी किया होता तब भी आप कर सकते थे, क्योंकि वो उस तरह की आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की एक पूरी लाइन बनती है जी। और जी, बीएड, 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 और कोई हैंड रेस? जी सर, बीएड जी। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, अच्छा, कोर्स किया आपने इसमें? ठीक है। और जी, ठीक है, अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है जी। जी, बस ठीक है, ओके। अच्छा, आखिरी सवाल, स्कूल में टीचिंग के अलावा जिन जिन के पास कोई और जिम्मेदारी है, वो वाइस प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, या आप कह लें कि सेक्शन हेड हैं, या आप कह लें कि कोई डिसिप्लिन इंचार्ज हैं, कंट्रोल एग्जामिनेशन हैं, असेंबली इंचार्ज हैं, कोई भी और जिम्मेदारी टीचिंग के अलावा है? थ्री से 4 की हेड है, 3, 4, 5 की, ठीक है जी। नहीं, मुझे बताना है, मुझे बताना है, मैंने पूछा है, आपने समझा उन्होंने पूछा है? मैंने पूछा, मुझे बताना है, एक दूसरे को नहीं बताना। आप नहीं जानते, आप पहले दिन आज इकट्ठे हुए तो फिर जानते नहीं अपने बारे में, पूछ के दूसरे से कर रहे हैं कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। जिसकी जिम्मेदारी उसको पता नहीं होता जी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, आप भी बताना चाह रहे हैं? हाँ जी, डायरेक्टर है। हाँ, ज़रा मियां नदीम साहब का तो हमें इल्म में है जी। आपने क्या बताया मेरे ज़हन से? मिडिल सेक्शन के हेड हैं आप, ठीक है। और जी, कोई जिम्मेदारी? ठीक है। पहले वैसे हैंड रेज ज़्यादा थे, उधर से कोई गपशप की आवाज़ आई है, बाद में हैंड सारे नीचे हो गए। ये सारे जिम्मेदार हैं, तो क्यों? प्राइमरी हेड्स हैं, तो आप किस एरिया के हेड? 1 और 2 क्लास के। आप प्ले ग्रुप और प्रेप के, ठीक है, यानी प्री क्लासेस के। आप असेंबली चार्ज हैं आप, ठीक है। और पीछे कोई नहीं, सारे हेड आगे बैठे हैं। हेड वैसे ऊपर होते हैं, पाँव नीचे होते हैं, लेकिन ये हेड आ गए जी। हाँ, तो बताएं ना, क्यों नहीं बताते?
छोटी छोटी जिम्मेदारी बताएं ना। कंट्रोल एग्जामिनेशन है, बताएं, क्यों नहीं बता रहे भाई, ये अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं, दरमियान में पूछ लेंगे। ले जी, आज के हम सेशन की जानब चलते हैं। आज का सेशन है हमारा स्टोरी टेलिंग अक्रॉस द करिकुलम। कि हमारे पास साइंस है, सोशल स्टडी है, इस्लामियात है, इंग्लिश है, मैथ है, उर्दू है। इसके अंदर हम बच्चों को स्टोरी टेलिंग से कैसे इंगेज कर सकते हैं। अपना जो कंटेंट है, जो आम हम पढ़ाते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि सन राइजेस इन द वेस्ट, या हम कहते हैं ही जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इट हैपन्स विद प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब इसको हम स्टोरी के ज़रिए कैसे बच्चों को बता सकते हैं, ताकि स्टोरी के ज़रिए बताई हुई बात सालों तक नहीं भूलती। दुनिया का इस वक्त सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड स्टोरी टेलिंग मेथड है। इशफाक अहमद साहब, उनकी किताबें, उनका अंदाज स्टोरी टेलिंग अंदाज होता था। मुझे नहीं पता आपने कोई उनकी वीडियो देखी है, आपने उनकी कोई किताब पढ़ी है या उनके बारे में सुना है। इशफाक अहमद साहब बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ थे। हाल ही में उनकी डेथ हुई है, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। अक्सर PTV पे उनका एक प्रोग्राम लगा करता था, जाविया। शायद अभी भी किसी ने रिकॉर्डिंग YouTube के ऊपर या आपकी जो फेसबुक की रील्स होती हैं उसमें देखी हो। तो वो जब भी आगाज़ करते तो वो स्टोरी से किया करते थे और स्टोरी के एंड के ऊपर कोई मैसेज दिया करते थे। ये अंदाज़ सुनने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होता है। अगर कोई टीचर इस अंदाज से इंफॉर्मेशन देता है तो बच्चे बड़े भी उसकी बात इंतहाई गौर से सुनते हैं, क्योंकि स्टोरी ना सिर्फ प्री प्राइमरी में, प्राइमरी में, मिडल में, हाई में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर साल के बच्चों को, हर एज के बच्चों को, इवन बड़े बूढ़ों को भी अच्छी लगती है। होता है ना, दादी अम्मा की कहानियाँ बच्चे छोटे होते सुनते थे, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चों को अच्छी लगे, ये हर एक को अच्छी लगती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि कैसे हम आम किताब को, जो हम आम चीज़ें पढ़ाते हैं, उनको स्टोरी में कन्वर्ट करके बच्चों को बता सकते हैं। वैसे तो अब तो टूल भी मौजूद हैं, आप उनसे भी कहें तो वो स्टोरी के अंदर आपको आपका जो भी पढ़ाने वाला कंटेंट है, जो सबक है, लेसन है, कर सकते हैं। लेकिन आज हम बाकायदा इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी जिसमें आप डिफरेंट कहानियाँ बनाकर दिखाएंगे। वैसे तो जो जॉबियन अफराद होते हैं उनको कहानियाँ बनानी बहुत आती होती हैं, क्योंकि छुट्टी लेने के लिए कहानी बनानी पड़ती है। होता है ना, फिर ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती। कई लोगों को अपनी पड़नानी को कई दफ़ा पड़ता है, हर दफ़ा सीन नया क्रिएट करना पड़ता है। तो ऐसे बंदे को कहते हैं कहानीबाज। क्या कहते हैं? कहानीबाज। तो टीचर कहानीबाज तो किसी हद तक होते ही हैं, लेकिन आज हम आपकी स्किल को बच्चों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखेंगे कि हम कैसे अपनी इमेजिनेशन से कहानी डालना भी एक बड़ा अहम आर्ट होता है। कहानी डालना समझते हैं? किसी को कहानी सुना के कायल करना किसी बात के लिए, तो आप समझें कि ये बच्चों को कायल ही करना है हमने कहानी के ज़रिए। क्योंकि आज भी अगर आपको कोई बातें याद होंगी ना अपनी 7वीं, 8वीं, 6ठी की, तो वो फैक्ट या लेक्चर नहीं होगा जो आपने अपनी क्लास में पढ़ा था, वो कहानियाँ होंगी जो आपने याद की थी। जैसे कि मिस्टर एसोप की लिखी हुई कई कहानियाँ इस वक्त
तकरीबन उस शख्स को याद हैं जिसने 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ी है। कौन कौन सी कहानियाँ भला? इत्तफाक में बरकत है, अच्छा, और प्यासा कौवा, और वो मशहूर ज़माना कहानी लालची कुत्ता। वैसे तो जो लालची हो वो कुत्ता ही होता है, लेकिन फिर भी चले हम समझाने के लिए, क्योंकि कुत्ता हमेशा जो हो ही कुत्ता वो लालची होगा ना, जो लालची होगा वो कुत्ता होगा। क्यों भाई, काम ही कुत्तों वाला है, तो ये जिस जिसमें भी होगा वो कुत्ता ही होगा। अच्छा, कभी कभी कुत्ते की बहन भी हो सकती है, हम कहते नहीं हैं। हम देखे, हम कह रहे हैं, हम इंसानों को नहीं कह रहे, हम खसूसियात को कह रहे हैं। इंसान मुहतरम है हमारे लिए, असल में बंदा अपनी खसूसियात की वजह से पहचाना जाता है। चाहे जितना मर्जी ड्रेस अच्छा पहना हो, जितनी मर्जी वो सोफिस्टिकेटेड बात करे, अगर लालची है तो फिर कुत्ता ही है ना। क्यों भाई? इन लालची कुत्ते की स्टोरी की बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल गलत मतलब नहीं लेना इसका। कोई मैंने ऐसी बात नहीं की कि जिसके ऊपर कोई एतराज़ हो सके। मैंने बात की है लालची कुत्ते लालची की। क्यों भाई? तो ज़ाहिर कुत्ते की भी फैमिली होती है, उसकी भी बहनें भी होती हैं, उसका नाम फिर पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, आपको पता ही होगा। अच्छा, तो और क्या स्टोरी है? और वो जो एक जैसा करोगे वैसा भरोगे, च्यूंटी और फाख्ता वाली कहानी है, सांच को आँच नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में ये सचमुच किसी फाख्ता ने ऐसे पत्ता ले जा के च्यूंटी के सामने रखा होगा, या कहीं च्यूंटी भागी भागी उसने शिकारी के पाँव पे काट लिया होगा, निशाना खता हो गया होगा, या वाकई इस तरह जो है ना वो 3 बैल इकट्ठे रहते होंगे, शेर उनको खा नहीं पाता होगा, फिर उसने लोमड़ी को बुलाया, लोमड़ी ने दरमियान में लड़ाई करवाई। होती ना महल्ले वाली जैसे कुछ आंटियाँ, सेम टाइप ऑफ लोमड़ीज, मल्लेदार लोमड़ीज, तो वो सेम हैपेंड देयर, तो लड़ाई कराई। अच्छा, ऐसा कभी हुआ? तो आपके ख्याल में हुआ होगा ऐसा कभी? ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ ये एक ही शख्स ने लिखी हैं, उसकी किताब है, उसको फिक्शन की किताब, फिक्शन कहते हैं अफसाने को, अफसाना कहते हैं झूठी कहानियाँ, अफसाना उसी को कहते हैं ना। तो ये ऐसे वो डाइजेस्ट नहीं पढ़ते होते कुछ मेल फीमेल, बहुत ज़्यादा मज़े ले लेके शौक़ से। आजकल तो ज़रा मोबाइल आ गया, डाइजेस्ट का ज़माना गया, वो जिसमें होता है ना चालबाज फलां और फलां, उसमें होता है ना बड़े उसके अजीब अजीब से नाम होते थे, तो वो सारी अफसानवी कहानियाँ होती हैं। आमरू यार की कहानियाँ, कभी कभी अकेले यार की कहानियाँ भी होती थी। तो वो सारे अफसानी ये जो हमारे पास सिलेबस में मौजूद हैं, वो कहाँ से ली गई हैं? एक है मिस्टर एसोप, AESOP, उसकी किताब का नाम है एसोप फेबल्स, उसमें से ये सारी कहानियाँ ली गई हैं। कोई भी कहानी सच्ची नहीं है, लेकिन झूठी कहानियाँ भी हमें उनके अच्छे लेसन की वजह से आज तक याद हैं और हमारे सिलेबस में शामिल की गई थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो कोई लालची कुत्ता किसी ने देखा हो, उसने अक्स देखा हो अपना किसमें, पानी में, और फिर वो लालची हो गया हो, क्योंकि कुत्ता तो पहले ही लालची होता है, जो कुत्ता होता है वही लालची होता है। तो उस चोर भी था, साथ उसने चुराया भी था, फिर उसको उसकी सज़ा मिली। अच्छा, ये हुआ नहीं था ना, किसी ने कोई ऐसा ऑब्जर्व, उसको तो कौन से कैमरे लगे हुए थे जो उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। अब तो सारे लोगों की हरकतें पड़ी जाती हैं क्योंकि कैमरे लगे होते हैं। तो वो सारी उसने लिखी इसलिए कि बच्चों को अखलाकी सबक जो कहानी से मिलेगा वो हम वैसे कहेंगे ना, बेटा इत्तेफाक में बरकत है, झूठ बुरी बला होती है, अगर किसी का बुरा करोगे तुम्हारा भी बुरा होगा। तो ये एक सिर्फ अल्फाज रह जाने थे। अब हमें जब भी कोई कहता है झूठ बुरी बला है, फौरी कुत्ता याद आ जाता है, क्योंकि काम ही कुत्तों वाला है ये, झूठ और सॉरी
लालच, ठीक है। और जब वो कहेगा कोई कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो फौरी वो चिमटी और फाख्ता याद आ जाती है। इत्तेफाक में बरकत है तो वो बैल या वो जो लकड़हारे वाली कहानी याद आ जाती है, आती है ना। हाँ, इसका मतलब है कि हमारे ये लेसन इस वजह से हमारे जहन में घर किए हुए हैं क्योंकि हर के पीछे एक कहानी है। ये कहानी की अहमियत होती है। और टीचर बाइख्तियार है कि वो अपनी किसी भी चीज़ को कहानी में परो सकता है बच्चों को। या ये एक इस झूठ नहीं होगा, ये इसको हम झूठ नहीं कहेंगे। ये टीचर का एक तरीक़ेकार होगा कि उसने अपनी बात को इस अंदाज से कहानी में कन्वर्ट किया ताकि बच्चों के लिए याद रखनी वो आसान हो जाए। अगर मिस्टर एसॉप आज से कई साल पहले ये कर सकता है, आप बेशक आज गूगल पे लिख के देख लें, उसने कई साल पहले ये फिक्शन क्रिएट की थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते आज? हम भी अपनी चीज़ों को कहानियों में बदल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं ताकि उनको उसमें से लेसन याद करने में रट्टे ना लगाने पड़े, उनको क्रैमिंग ना करनी पड़े, उनको तोते की तरह बार बार पढ़ना ना पड़े। स्टोरी कितनी दफ़ा हम पढ़ते हैं? एक दफ़ा ही पढ़ते हैं, याद हो जाती, उसका लेसन भी याद हो जाता है। आपके ख्याल में स्टोरी का मकसद स्टोरी याद करना था? नहीं, लेसन याद करना था। स्टोरी इसलिए पढ़ाई गई, स्टोरी तो एक प्रोसेस था, असल मकसद तो बच्चों को लेसन सिखाना था। तो हमारा भी मकसद यहाँ पे यही होगा। तो आज हम अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। हम कुछ ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप में चंद एक सवाल पहले हम करेंगे, फिर हम सेशन की जानिब चलेंगे। अच्छा जी, ग्रुप बना लेते हैं हम ऐसे। फैज़ान भाई हो गया? अच्छा, तो ये वो स्टेपल्ड है, तो फिर स्टेपलर कैसे करेंगे? ऐसे दे देंगे, खुद ही अपने पास रखेंगे। तो कैसे हैं मुझे थोड़ा बताएं मैं, ताकि ग्रुप उस हिसाब से बनाऊं। कितने का है ये, ताकि मैं ग्रुप उस हिसाब से बनाऊं ना। अच्छा जी, आप काउंट करें लोग कितने, आप इधर वाले काउंट करें। 65 टोटल 65 गिन लिए। मैंने फिर ग्रुप बनाने उस हिसाब से, तो ग्रुप नहीं गिन लेने दें। आप गिने इधर के, आप गिने इधर के, आप जी आप, हाँ आप गिने इधर वाले, फिर टोटल जमा करके मुझे बताएं जल्दी से, क्विक। इधर से 41 है। कितने हैं मेल हजरात डाल के? 34 और 41 कितने हो गए, जरा जमा करके बताएं। 34 और 41 75 बने ना। 74, चलो 1 2 3 4 5। 74 को 5 पे डिवाइड करें ज़रा। 74 को 5 पे डिवाइड करें, हैं 15। अच्छा, 74 को आप 3 पे डिवाइड करें। जो आज हम करेंगे इंशाल्लाह ताला इस सेशन के बाद हम एक्सप्लेन, ये ऊपर भी लिखे हैं आपके, इधर भी लिखे हैं, स्टोरी टेलिंग कैसे लर्निंग को इम्प्रूव करती है ये देखेंगे। अफेक्टिव क्लासरूम में स्टोरी टेलिंग के क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हम अपनी टेक्स्ट बुक के लेसन को स्टोरीज में कैसे चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश को कैसे स्टोरी के जरिए पढ़ा सकते हैं, उर्दू को कैसे स्टोरी के जरिए पढ़ा सकते हैं, साइंस को कैसे स्टोरी के जरिए पढ़ा सकते हैं, सोशल स्टडी को कैसे स्टोरी के जरिए पढ़ा सकते हैं, इस्लामियात को कैसे पढ़ा सकते हैं, मैथ को कैसे पढ़ा सकते हैं, और अपना एक लेसन प्लान स्टोरी टेलिंग वाला कैसे बना सकते हैं। ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। जब हम यहाँ से जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट करके जाएंगे,
तो ट्रेनिंग के ठीक 2 घंटे बाद ब्रेक होगी, आधे घंटे की नहीं, आधे घंटे की नहीं होगी, टाइम ज़्यादा लग गया, हम इसको तकरीबन 20 मिनट की करेंगे। 15 मिनट ठीक है, नहीं 20 मिनट ठीक है, आपने कहा नहीं 20 मिनट, 15 मिनट ही करेंगे। हाँ जी, उन्होंने भी कहा नहीं 20 मिनट नहीं, ऐसे ही कहा था ना आपने, कहा था नहीं 20 मिनट नहीं। ओके जी, जो एक्स्ट्रा है वो फैज़ान भाई को दे दें। अच्छा जी, ले जी, पहली है आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी। इसमें क्वेश्चन ये है, व्हाई डू यू स्टिल रिमेंबर इट, थिंक अबाउट द स्टोरी यू स्टिल रिमेंबर फ्रॉम द चाइल्डहुड। कोई कहानी सोचें जो आपके बचपन में हुई थी और 55 तक, आप में से कोई 55 का है? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। बचपन और 55 का मुहावरा जुड़ जाना था अगर आप में से कोई 55 का होता तो। मेरी भी उम्र अभी थोड़ी 55 से कम है, ये सचमुच कम है, सचमुच कम है, अभी तो 50 से भी कम है। ओके जी, अच्छा, स्टोरी याद करें जो आपको अपने बचपन की अभी तक याद है। आई याद? अब आगे लिखें कि वो अब तक आपको क्यों याद है। सवाल लिखा है, व्हाई डू यू स्टिल रिमेंबर इट। इस सवाल का जवाब लिखें। अगला सवाल है, हाउ मेनी साइंस फार्मूलाज फ्रॉम ग्रेड 5 डू यू स्टिल रिमेंबर। आप जब 5वीं क्लास में पढ़ती थी तो साइंस के कितने फार्मूले उस वक्त के अब तक आपको याद हैं? जो साइंस टीचर है उसको तो इसलिए याद है कि वो पढ़ाती है, मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ, साइंस टीचर की नहीं बात कर रहा। कितने याद हैं फार्मूले साइंस के? और तीसरे सवाल का जवाब लिखना है, हाउ मेनी स्टोरीज फ्रॉम योर चाइल्डहुड डू यू रिमेंबर। आपको अपने बचपन की कितनी कहानियां अब तक याद हैं? और आखिरी सवाल है, क्यों याद है? जल्दी से इन सारे सवालों के जवाब अपने साथी की मदद से लिखें, फिर हम पूरे 30 सेकंड बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो पहले कर ले। अब कोई पेयर ये बताए वॉलंटरीली पहले सवाल का जवाब कि आप अभी तक आपको अपने बचपन की स्टोरी क्यों याद है। स्टोरी ना बताएं बेशक, क्योंकि उसमें खुशगवार ना खुशगवार वाकया हो सकता है, तो हम आपकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन नहीं पूछते। तो क्यों याद है? जी बोले, आपका हैंड रेस था जी, क्योंकि ये तो इंटरेस्टिंग थी और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में थी। ओके, अच्छा, ये इंसानी फितरत है कि उसको कहानियाँ डालना और सुनना अच्छा लगता है, इंसानी फितरत। ठीक है, गुड, बैठे, शाबाश। किसी और को अपनी स्टोरी क्यों याद है? जी, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से मुतल्लिका है। जो पेपर किताब पढ़ते हैं वो डेली लाइफ से मुतल्लिका नहीं होती, नहीं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब अगले सवाल का जवाब दें कि आपको 5वीं क्लास के फार्मूले किस किस को याद हैं साइंस के? अब तक साइंस के टीचर के अलावा आपको याद है? कौन सा फार्मूला याद है? क्यों याद है? क्योंकि यही याद है सिर्फ। हाँ, ये क्योंकि H2O और 2O पता ना बंदा पानी बनता है, ये तो मेरे जैसे स्टूडेंट को भी याद है, क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होता था, सारे फार्मूले के अंदर यही आता था। तो और सोडियम क्लोराइड का याद है? अच्छा, क्या जितने फार्मूले याद हैं उतनी कहानियां भी याद हैं? फार्मूले ज़्यादा याद हैं? नहीं, कहानियां ज़्यादा याद हैं, फार्मूले कम याद हैं। हाँ, क्योंकि उनको बंदा सोच के याद नहीं कर सकता, कहानी तो सोच साच के भी याद हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ से ये जो मैंने लिखे थे ना क्वेश्चन, ये आइस ब्रेकर थे, तो वैसे कोई अपने बचपन की कहानी सुनाना चाहे तो हम सुन लेंगे।
क्यों भाई, कोई सुनाना चाहे या बचपन की कहानी जो अब तक याद हो आपको? कोई आपने अपनी नानी अम्मा से, दादी अम्मा से, अपनी कोई फुफ्फो से, किसी से सुनी हो कहानी और कोई आप सुनाना चाहें कि हमें याद है, या पढ़ी हो कहानी? सर प्रैक्टिकल का भी कह हैं? प्रैक्टिकल का भी कह रही को कोई प्रैक्टिकल हुआ हो। हाँ, कोई प्रैक्टिकल जो आपके साथ आप बीती कह लें, कहानी आप बीती भी हो सकती है, ना पढ़ी हो आपके साथ हुई हो, सुनाएं। हाँ जी, खड़े हो गए। ये ना आप तक आ नहीं सकता, वरना मैं चाहता हूं कि आए, लेकिन आ नहीं सकता। सुने भाई, अच्छा जी, एक हम ना रूल फिक्स कर लेते हैं। आप चूंकि दो दो के जोड़े बने हैं, लेकिन आप उस वक्त बात करेंगे जब मैं कहूंगा, और जो ही आपने मुकम्मल कर लिया आपने क्लैपिंग करनी है। इसके अलावा अगर आपने बात करनी की तो फिर उसका हम सिर्फ और सिर्फ छोटा सा आपको एक जुर्माना करेंगे कि आप दोनों यहाँ पे आएंगे और ये माइक आपके हाथ में दिया जाएगा, आप वो बात सारी क्लास को बताएंगे। और अगर क्लास ने यकीन कर लिया कि हाँ जी यही बात होगी, ये जो कर रहे हैं, हम फिर क्लास से वोटिंग करवाएंगे, ठीक है। अगर तो वोट आपके हक में निकले तो आपको बैठने की इजाज़त होगी, अगर वोट आपके हक में ना निकले तो तब तक उस कोने में आप खड़े रहेंगे। हर 5 मिनट बाद आपसे पूछा जाएगा कि बात याद आई। अगर वो याद आई होगी तो फिर आपको हम माइक देंगे और फिर आपसे कहेंगे सुनाएं, फिर वोटिंग कराएंगे, और फिर वोटिंग अगर आपके हक में आई तो आप बैठ जाएंगे, ना आई तो फिर आप कोने में खड़े रहेंगे, और फिर यही काम आखिर तक चलता रहेगा। और अब हम इसके लिए बकरा ढूंढ रहे हैं कि कौन बनेगा इस बलि के लिए बकरा। तो अब बेशक आप बातें करें, कोई हमें इतराज नहीं। चले जी, आप बोले। जी बोले बोले। ये आपके साथ आप बीती हैं, आपको मैम भी याद हैं और उनका दिया हुआ सबक भी याद है। चलिए जी, माशाल्लाह। इसका मतलब ये हुआ इस वाली एक्टिविटी 1 का, इस ब्रेकर का, कि हमें वो चीज़ें याद रहती हैं जो कहानी नुमा या कहानी वाली होती हैं। फार्मूले भी अगर कहानी में होते तो हमें शायद याद रहते। ले जी, अगली एक्टिविटी हम करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 है द फॉरगेटेबल लेसन वर्सेस मेमोरेबल स्टोरी। 20 मिनट्स की एक्टिविटी है, हम इसको 15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको स्टोरी और सबक के दरमियान और लेक्चर के दरमियान फ़र्क बताया जाए। ले जी, मैं आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ। ले जी, आज मैं आपको वाटर साइकिल के बारे में बताऊंगा। ये वाटर साइकिल की 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें आपने याद रखनी है, मैंने बाद में आपसे पूछनी है, ठीक है। तो वाटर साइकिल ऑन अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्या मतलब होता है कि वाटर साइकिल यानी हर वक्त बारिश हो रही है कहीं ना कहीं, और बुखारत बन रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, फिर इस तरह नीचे आ रहा है पानी। द सन हीट्स वाटर इन ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स। जो सूरज है वो कहाँ कहाँ गर्मी पहुंचाता है और पानी ऊपर ले जाता है? ओशंस, रिवर और लेक्स। लेक्स क्या होती है? झील। हीटेड वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। जो पानी गर्म हो जाता है वो बुखारत बन के उड़ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड evaporation. The water vapor rises into the atmosphere. ये हवा में चला जाता है जो पानी बुखारत बनता है। As it rises, the air becomes cooler. जो ही ये ऊपर जाता है हवा ठंडी हो जाती है। वाटर वेपर कूल्स एंड चेंजेस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर जब वेपर करता है तो वो कूल्स ठंडा होता है और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। आप में से रीडिंग उर्दू की किसकी अच्छी है?
उर्दू का कोई टीचर आपकी अच्छी? हाँ। ठीक है, ये देखिए आप तक पहुंचती है कि नहीं? नहीं पहुंचेगी? ऐसी बोल लूँगी मैं बात। नहीं नहीं, ये इसमें बोलना ज़रूरी है। आप इधर आ जाएं, इधर खड़े हों, जो बोलना है मैं बताता हूँ क्या बोलना है। इधर आए, आ जाए शाबाश। हैं, मैं आपको ना एक स्टोरी देता हूँ, उर्दू में लिखी है, आपने उधर से देख देख के पढ़नी बस। ले भी ये आपको एक स्टोरी सुनाएंगी टीचर, तो आपने गौर से सुननी है। तो वैसे भी स्टोरी तो आप सुनते ही हैं। ये स्टोरी है उर्दू में लिखी, एक नज़र देख लें। अगर 1 मिनट में शुरू में देखनी है, आसान लग रही है तो पढ़ना शुरू कर दें। वाटरसाइकिल आबी चक्कर, बूंदों की हैरत अंगेज सफर की कहानी। बूंदो, ये बूंदो उस करैक्टर का नाम है, बूंदो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बूंदो, आज मैं आपको एक बहुत ही खास किरदार से मिलवाता हूँ। इसका नाम है बूंदो, एक नन्ही थोड़ा सा पानी की बूंद। थोड़ा सा ऐसे करना है कि स्टोरी वाला ज़रा वो टोन भी बनानी है। आज मैं आपको बूंदों के बारे में बताती हूँ, ऐसे ऐसे बताना। वो समंदर में अपने लाखों दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहती थी। वो लहरों के साथ खेलती, रंग बिरंगी मछलियों के साथ तैरती और बड़े बड़े जहाज़ों को समंदर में सफ़र करते देखकर बहुत खुश होती थी। ये मैंने पूछनी है स्टोरी आपसे, गौर से सुननी। एक दिन सुबह सवेरे सूरज पूरी आलोताब के साथ निकला। इसने मुस्कुराते हुए बूंदों से कहा, सुबह खैर बूंदो, क्या तुम एक दिलचस्प सफर पर चलने के लिए तैयार हो? बूंदों ने हैरान होकर कहा, सफर? मैंने तो कभी समंदर से बाहर कदम ही नहीं रखा। सूरज हंसा और बोला, फिक्र न करो, मेरी गर्मी तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाएगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। आहिस्ता आहिस्ता सूरज की गर्मी से बूंदों हल्की होने लगी। वो ऊपर और ऊपर और ऊपर आसमान की तरफ उठने लगी, यहाँ तक कि वो नजर ना आने वाली पानी की भाप में तब्दील हो गई। यहाँ उठकर शिप्रा से पूछे, नहीं, ये आपने पूछना है, वो पूछें क्या, ये कहना नहीं, बस पूछना है। ओके, क्या लिखा है? क्या कोई बता सकता है पानी के माया हालत से भाग करने के समर को क्या कहते हैं? बताएं भाई। ठीक है, चलें आगे चलें, कहानी का अगला हिस्सा। बिल्कुल दोस्त, कहते हैं इवेपोरेशन इस समर को